हेलो बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वर्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है पहले ये समझेंगे, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बात बताइए, हमने पिछली क्लासेस में समझा कि एक चार्ज के चारों तरफ उसका अपना एक फील्ड होता है जिसमें वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। मानते हैं बात? तो अगर एक चार्ज के चारों तरफ फील्ड है भाई, हमें पता है कि नज़दीक होते हैं चार्ज के तो ज़्यादा फोर्स लगाता है, ज़्यादा फील्ड होता है, दूर होता है पॉइंट तो कम फोर्स लगाता है। इसका मतलब कोई फील्ड है। अब हम डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, हर बात को पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें पेपर पे रिप्रेजेंट करना हो ये फील्ड तो कुछ लाइनें बनाएंगे ना, कोई कर्व दिखाएंगे, हाँ भाई देखो ये फील्ड है। तो वो जो कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दोज कर्व विच रिप्रेजेंट दोज कर्व्स which represent electric field, ठीक है, are called electric field line, are called electric field line। अब देखो बच्चों, इनको पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बताया जाता था, ये माइकल फैराडे ने शुरू किया था, लेकिन अब इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंज आके मैक्सवेल थ्योरी जुड़ के अब कुछ जो फाइनल है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जस्टिफिकेशन नहीं है इस वर्ड के साथ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब सिंपल समझ लिया कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको रिप्रेजेंट करना है। भाई आप जैसे नदी है तो नदी को भी आप पेंटिंग करते हो तो दिखाते हो ना कि भाई ये नदी बह रही है, पानी है यहाँ। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है तो आप कुछ कर्व करोगे, लाइनें बनाओगे, तो दैट लाइंस या कर्व आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब क्वेश्चन है क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे इनको ड्रॉ किया जाता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो प्रॉपर्टीज देखते हैं। भाई अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हो तो कोई तो रूल होगा। तो सबसे पहले अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है तो क्या फॉलो होना चाहिए। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ कैसे पता लगेगा। जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन पता करनी हो वहाँ पे टेंजेंट डाल दो। तो जैसे ए पॉइंट पे हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और डायरेक्शन क्या है उसकी, तो ए पॉइंट पे अगर आपने इस लाइन पे टेंजेंट डाल दी ना तो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इस जगह पता करना चाहते हो तो यहाँ पे टेंजेंट डाल दो, तो ये क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे पता करना चाहते हो तो ये क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट एट एनी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात देखो बच्चों, मान लो ये लाइन ऐसे जा रही है, कैसे भी जा सकती हैं, ऐसे मान लो रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, मैंने यहाँ एक एरिया लिया, एक पर्टिकुलर एक ऐसे रेक्टेंगल मान लिया, जैसे इस दीवार से लाइनें आ रही हैं ऐसे, मैंने एक फ्रेम मान लिया ये, ठीक है, इतना साइज, और सॉरी और छोटा करते हैं ऐसे, तो इससे पास हो रही होंगी लाइनें। फिर मैंने ऐसे किया, ठीक है, बड़ा एरिया कर लिया, इससे ज़्यादा, फिर मैंने ऐसे बनाया रेक्टेंगल, ऐसे बड़ा, इससे और ज़्यादा लाइनें पास हो रही होंगी। तो क्या रूल है यहाँ, एरिया से और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिलेशन क्या है। तो ध्यान रखना है, वो जो होंगी बच्चों पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ में आया। चौथी प्रॉपर्टी मतलब पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव, और इस बात को रियलाइज भी करेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों है। अब देखो चौथी प्रॉपर्टी है नेवर इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सर ऐसा क्यों, समझते हैं भाई। तो जैसे दो लाइनें आपने ऐसे बनाई, एक ऐसे
और ऐसे मान लो गलती से कट कर गए, ठीक है, तो किसी पॉइंट पे आप एक बात बताओ, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया आपने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने तो पढ़ा है कि एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सुपरपोजिशन से लिखेंगे नहीं, ये दो वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट से एक ही तो आएगा, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। आपने दो टेंजेंट बनाई है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सिंपल समझना है तो ऐसे समझो, एक पॉइंट से दो टेंजेंट पास होंगी तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही तो होगी, इसलिए इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले एक नंबर में तो आप लिख सकते हो बिकॉज टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल एट अ पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अब देखो, अच्छा एक बच्चा कहे नहीं सर, मान लो आपने पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और मैं यहाँ एक चार्ज रख दूं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, देखो कट कर गया, नहीं तो नहीं करेगा। अगर एक चार्ज रखोगे ना तो नया फील्ड कैसे आएगा, तो जैसे जा रहा था ना अब ऐसे बनेगा नया फील्ड। अब ये सारा बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, ऐसे 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 जाएगा, देखो कट नहीं किया, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। तो ध्यान रखनी है बात, मतलब इंटरसेक्ट चाहे कोई भी चार्ज है, चाहे वो उसी चार्ज का फील्ड है चाहे दूसरे चार्ज का है, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे देखो बच्चों, जैसे ये लाइन ऐसे है, ठीक है, आपने यहां लाइन देखी तो आपको ये देखना है कि यार स्ट्रेंथ कहां है ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर है या इधर है। ठीक है, तो जहां ज्यादा लाइनें होंगी, जैसे आपने कहा स्ट्रीम लाइन का ही कंसेप्ट है, ये फ्लूइड में पड़ गया 11th क्लास में। तो जहां ज्यादा लाइनें होंगी मतलब गैप कम होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। जहां कम गैप होगा, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, जहां कम गैप होगा वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जहां गैप ज्यादा होगा वहां स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे ये दो पॉइंट है, यहाँ लाइनों के बीच में गैप ज्यादा दिखा रखा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज लेस देन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। क्लियर है बच्चों? तो जहां सेपरेशन कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6, 7 जो भी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाती। अब यहां से समझना शुरू करते हैं बच्चों। देखो, अब जैसे मैंने प्रॉपर्टी लिखाई, जैसे मान लो मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना लिया कि पॉजिटिव चार्ज से वह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम इस फील्ड में किसी चार्ज को रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ एक चार्ज पार्टिकल पे रख दो तो ये चार्ज इसको रिपेल करते 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 दूरी तो लेके जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है अट्रैक्ट भी कर ले, नहीं, तो इस चार्ज की एक ही डायरेक्शन है फील्ड की जिससे वो दूर कर सकता है, वापस तो नहीं ला सकता। अगर वापस ले आए तो क्लोज लूप हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। समझ में आई बात? तो ये हमने पढ़ी 6 प्रॉपर्टी। इसके बाद देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शॉर्टकट में लेते हैं EFL, डू नॉट लाई इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टिंग मटेरियल, सॉरी भाई, कंडक्टर और कंडक्टिंग मटेरियल अलग बात है। कंडक्टिंग मटेरियल मेटल, मतलब मेटल के अंदर नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकता है। सर ये क्या बात है, अब ये आगे समझ में आएगी। अभी समझ लो मेटल मटेरियल है ना, मेटल, उसके अंदर नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मेटल का कोई ऑब्जेक्ट बनाए, शायद वहां हो जाए या ना हो जाए, मेटल के अंदर लाई नहीं करेगा। ठीक है, जैसे पूरा रूम है ये मेटल से बना होता है, दीवारें इसकी, तो रूम तो एक ऑब्जेक्ट हुआ ना, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, तो रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, नहीं हो सकता, ये गारंटी नहीं है। लेकिन दीवार के अंदर आप पॉइंट लो कोई, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे।
अच्छा 8th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मेटेलिक सरफेस। ये भी समझ लेंगे हम, मेटेलिक सरफेस, ठीक है, मेटेलिक सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। देखो, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पढ़ी। अब इन प्रॉपर्टीज को समझ के हम अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ की जाए, है ना। तो पॉइंट चार्ज से कैसे होंगी, अलग अलग चार्जेस की वजह से देखते हैं। तो जैसे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट भी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे एक चार्ज रख के देखो, पहले उस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो कैसे जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा नहीं। ये अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, तो अवे रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे यहाँ पे लगाओ तो सेंट्रल फोर्स ऐसे बाहर की तरफ जाता है नहीं, वो इसको रिपेल करेगा नहीं ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब तुम्हें तो ये 2D डायमेंशन दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है 3D डायमेंशनल, समझ रहे हो। मतलब ऐसे रोटेशनल सिमेट्री है, ऐसे रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं इसको, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। अब देखो वो बात भी सच हो गई, जैसे इन लाइन के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ऑब्वियसली चार्ज के पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो बच्चों, मान लो -Q चार्ज है, इस पे देखो तो इस पे कैसे बनेगा, ऐसे, ऐसे। सर ये कैसे बनाया आपने, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनाया। अब समझा रहा हूं कैसे। आप टेस्ट चार्ज रख के देखो, ये -Q चार्ज है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखो, ठीक है, तो चार्ज इसके पास जाएगा ना ऐसे, ठीक है, अट्रैक्ट होगा नहीं, तो फोर्स इस पे इधर लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पे फोर्स लगने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो ऐसे ही जाएगा। सर अच्छा, कुछ बच्चे अगर ऐसे बोलते हैं, सर आप माइनस ही बना रहे हो, तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं लाइनें, है ना, ऐसे बन सकती हैं लाइनें, जबकि आप तो ऐसे बनाते हो, बिल्कुल ऐसे आ रही है परपेंडिकुलर। क्यों ऐसा, क्योंकि आप अगर आपने ऐसे बनाया, आप यहाँ चार्ज रख के देखो, इसका सेंटर, इसका सेंटर, तो सेंट्रल फोर्स कैसे लेके आएगा, सेंटर के लॉन्ग ना, तो बिल्कुल यही तो बात ठीक बैठती है भाई। अगर ऐसे लेके आ रहे हो आप, सारी लाइनें ऐसे ले आए, तो सेंट्रल फोर्स कहाँ है, इस पे ऐसे अगर यहाँ एक चार्ज रखता हूँ मैं, इस पे फोर्स कैसे बनेगा, इस लाइन के लॉन्ग बनेगा ना। मतलब मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ क्लियर बताने के लिए। देखो, इस अगर मैं यहाँ एक चार्ज रख दूँ तो इस पे फोर्स इस तरीके से आएगा पॉजिटिव चार्ज पे, ना कि ऐसे, जैसे मैंने ऐसे बताने की कोशिश करी। ऐसे क्यों आ जाएगा, सेंट्रल फोर्स होता है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ऐसे इसके सेंटर की तरफ, ठीक है। इसलिए ये लाइन है हमेशा रेडियली ऐसे। अब क्वेश्चन आएगा, सर हम ज़्यादा भी लाइनें बना रहे हैं और कम भी बना रहे हैं, सर आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो हम पे डिपेंड करता है हमने कितनी लाइनें बना ली, ऐसे ऐसे, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम बना रहे हैं, हम तो पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं इसको। तो ध्यान रखना है। अब कुछ प्रॉपर्टी साथ साथ देखते जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा लाइनें होंगी, चार्ज कम है तो कम लाइनें होंगी। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, आपने इस पर रब किया, इस पर चार्ज आ गया, तो देख रहे हो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही है ही नहीं यार, वो तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ तो कोई लाइनें नहीं है रियलिटी में, तो रियलिटी में ये कोई लाइनें नहीं होती, तो इमेजिनरी कर्व है ये, ठीक है। और एक और बात, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सडन ब्रेक हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी मैं अब समझा रहा हूँ, उस टाइम नहीं बताया क्योंकि समझ में आना मुश्किल था।
जैसे यहाँ तक है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ आ जाए, ऐसे इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, KQ/R²। तो R इन्फिनिटी होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आपने फाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सडन ब्रेक नहीं हो सकता अगर कोई बीच में मीडियम वगैरह ना आए, कोई ऑब्जेक्ट ना आए। अगर मीडियम नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से या नेगेटिव से चलती हैं तो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है। ठीक है, बीच में सडन ब्रेक तभी आ सकता है जब कोई मटेरियल आए, अदरवाइज नो सडन ब्रेक। ठीक, अब देखो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइसोलेटेड थे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे आ जाएं तो क्या होगा बच्चों? तो जैसे मैंने क्या काम किया, पॉजिटिव बना लिया और ये नेगेटिव। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इससे लाइन ऐसे गई। सर ऐसे कैसे बना रहे हो आप? ये मैंने कहा ये लाइन ऐसी। एक चीज का ध्यान रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर आए। और कैसे समझ जा सकता है ऐसा क्यों? किसी भी टाइम पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस ये माइनस क्यू है मान लो। तो देखो अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूँ इस जगह, मतलब आपको लग रहा है सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्यों लिया, मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे, और इस नेगेटिव की वजह से इधर होगा। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही नहीं जाएगा भाई, दो वेक्टर का। ये छोटा वेक्टर है, ये बड़ा है। ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इसके पास है पॉइंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो टेंजेंट बन रही है नहीं उस पर, तो इसका मतलब ये सही पॉसिबिलिटी। अब जैसे यहाँ देखो, इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे होगा नहीं ऐसे, उस नेगेटिव से कुछ ऐसे। तो अगर मैं यहाँ वेक्टर मेथड लगाऊं तो रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है नहीं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो टेंजेंट डालना है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मैं दोबारा साफ सुथरा बना देता हूँ, जहां पर भी आपको डाउट लगे ड्रॉ करके देख लो उसको। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। देखो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा देखो मैंने बिल्कुल जितनी लाइनें यहां बनाई है उतनी यहां बनाई, क्योंकि चार्ज सेम है। अगर कभी ऐसा हो जाए जैसे ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Q2, मतलब Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तब क्या करेंगे बच्चों? हमने क्या पढ़ा था अभी? चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो रूल तो वही है कि पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा जैसे यहां चेक करना है सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्यों है, तो देखो पॉजिटिव की वजह से ऐसे और नेगेटिव की वजह से इधर होगा थोड़ा सा। तो कौन सा बड़ा वेक्टर है? पॉजिटिव वाले का ना, तो रिजल्टेंट इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा भी हमने पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा लाइनें दिखाएंगे। अब बिल्कुल ये नहीं होता कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइन चार्ज के बराबर, 2 कूलम चार्ज है 2 लाइन, 20 माइक्रो कूलम है 20 लाइन, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी है, ज्यादा चार्ज है ये तो ज्यादा लाइन दिखाएंगे यहाँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद अगर ये सिमिलर काइंड चार्ज हो तो, ठीक है, सिमिलर काइंड चार्ज जैसे ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, और Q और Q, Q और Q, तो पॉजिटिव से कैसे बनेगी लाइनें? ऐसे, ठीक है। देखो बच्चों इक्वल लाइन बन रही है ना, तो मैंने इक्वल लाइन बनाने की कोशिश करी। सर ये ऐसे कैसे बन गया? तो चेक करके देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन आएगा सर आपने ऐसी लाइनें क्यों बनाई, तो देखो यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ तो नहीं जा सकती ना, पॉजिटिव से अवे रहती है। जैसे मुझे इस पे डाउट है, यहाँ पे ऐसे क्यों बनाई, तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, यहाँ पे
मान लो पॉइंट ले लो E1, इस वाले की वजह से E2 छोटा होगा, समझ रहे हो बच्चों? भाई दूर है चार्ज ये, तो उसका रिजल्टेंट देखो ऐसा जाएगा ना। तो देखना अब मैं सब मिटा दूं तो यहाँ पे नेट ऐसे गया था, तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इस जगह तो जा रही है ना ऐसे, ठीक है? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो जहाँ भी आपको डाउट हो तो आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बना के देखो, आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं कह दूं कि ये Q1 है ये Q2 है और Q1 बड़ा है तो यहाँ ज़्यादा लाइनें दिखा दो, ठीक है? ऐसे समझ में आया बच्चों? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि यार ये माइनस है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है? तब क्या करेंगे? तो देखो जो जितने भी एरो हैं ये, अब हम दोबारा ही बना लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स द चार्ज होती है ऐसे। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है? ऐसे, ठीक है? अगर इक्वल चार्ज है तो ये, अगर किसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा लाइनें दिखा दो। आपको कहीं डाउट लगे कि सर आपने कैसे बना दिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस जगह डाउट हो रहा है कि यार ये ऐसे लाइनें क्यों जा रही है, यानी कि हाँ टेंजेंट ऐसे आनी चाहिए, तो ऐसे आएगी भी या नहीं? तो देखो इसको ज्वाइन करो तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है? इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अच्छा ये तो बहुत दूर है तो बहुत छोटा होगा, ये ऐसे होगा इस नेगेटिव की वजह से, ठीक है? इनका रिजल्टेंट फाइंड करो बच्चों, तो ऐसा कुछ जाएगा ना। तो देखना हमने ये टेंजेंट डाली थी जब यहाँ इस लाइन पे इस जगह, तो टेंजेंट ऐसे आई थी नहीं, बिल्कुल वैसे ही आया पॉजिटिव, मतलब सॉरी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जहाँ भी आपको डाउट लगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? अब देखो जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूँ, इतनी सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, एक क्वेश्चन दूँ कि ये एक स्फीयर है और मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर, ठीक है? इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताओ कैसे होंगी। तो देखो बेटा, मतलब इसमें 4 लाइनें दिखा रखी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बड़ा पुराना क्वेश्चन है ये। एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है? ये लाइन ऐसे दिखा रखी, ये सेंटर है इस स्फीयर का। तो पूछा जा रहा है विच लाइन कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कौन सी लाइन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है, बताओ बच्चों। तो देखो 1 2 3 4 ये 4 लाइन है। देखो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, मेटेलिक स्फीयर है तो मेटल का पूरा सॉलिड माना जाता है जब तक ना बोले, तो इसका मतलब इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, जबकि यहाँ लाइनें दिखा रखी है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है? फिर यहाँ देखो इसमें नहीं दिखा रखी, लेकिन ये पढ़ा था कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? नहीं, तो इसका मतलब ये लाइन गलत है। फिर यहाँ देखो, यहाँ परपेंडिकुलर है लेकिन अंदर लाई कर रही है, तो ये नहीं हो सकता। ये देखो ये लगभग परपेंडिकुलर है ना, और अंदर भी लाइन ही कर रही है, तो ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है। क्लियर है बच्चों? तो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो तब बनेंगे जब हमें बहुत सारी चीज़ें पता हो। जैसे अब तक हम पॉइंट चार्ज या लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके आए, हमें मेटेलिक शेल, स्फीयर, ये सब का आइडिया होगा, तब इसके बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा है, बेसिक प्रॉपर्टीज। अगली क्लासेस में, अगले टॉपिक्स में इसमें कुछ बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो देखो, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज आपने देख ली, क्या होता है ये समझ लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन को और फोर्स को समझते हैं, ठीक है? तो लिखते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ऑन अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों?
देखो बड़ा मजेदार सा टॉपिक है, इसमें थोड़ी मैकेनिक्स भी आ जाती है। तो जैसे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल बनाओगे, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइन और इक्वी डिस्टेंस पे, क्लियर है बच्चों। देखो अगर मान लो इस फील्ड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, आप समझो जैसे हमने सोचा कि यार यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा, ठीक है, प्लस क्यू नॉट। अगर आप डेफिनेशन याद करो तो डेफिनेशन हमने लिखी थी F इक्वल टू क्यू नॉट ई, लिखी थी नहीं बच्चों। अगर वैसे समझे तो E इक्वल टू था F अपॉन क्यू नॉट, फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज, पढ़ा था। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है, सोर्स कौन है इसका, ये नहीं पता हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, चाहे ये किसी की वजह से हो, पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज, स्फीयर, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, उसके अंदर चार्ज रख रहे हैं। देखो हमने पिछली क्लासेस तक क्या पढ़ा है, पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे हम। आज इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से दे रखा है, उसके अंदर किसी चार्ज को रख के उस पर फोर्स ढूंढने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन ये पड़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो F कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू नॉट ई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव नंबर होगा तो डायरेक्शन मैच कर गई नहीं फोर्स की, तो जो इसकी डायरेक्शन है वो इसकी होगी, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अलोंग, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज के उल्टा फोर्स लगेगा, क्यों, अगर आप इसे माइनस कर दोगे तो फोर्स इधर से लगेगा। तो आज से समझ लो बच्चों कि फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज को रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, और नेगेटिव मतलब उल्टा है, तो उल्टा है तो फोर्स उल्टा लगेगा उस पर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है ये, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है। तो देखो पहले बड़े सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जैसे अच्छा आप लिख सकते हो इस बात को, द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज विल बी अलोंग द फील्ड एंड फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इन अ फील्ड इज अपोजिट टू द फील्ड। ये पॉइंट नोट कर लो। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे ये एक पेंडुलम हैंग कर रहे हैं, ठीक है, और इस पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, क्यू नोट मान लिया, और इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। हमसे पूछा जा रहा है अब बताओ स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है E। तो देखो बच्चों इस पे टेंशन T है ना, mg। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये मूव करेगा, नहीं, एक फोर्स और होगा इस पे, कितना, QE, जो भी पढ़ गए हम, है ना, फोर्स पढ़ रहे हैं ना हम चार्ज पार्टिकल पे। तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों ये, अगर ये FBD बनाए हम इसका, तो M पे फोर्स एक तो T लगा ऊपर, एक mg और एक Q नॉट E। मैंने आपको FBD बनाने सिखा रखे हैं 11th क्लास में, टेंशन ड्रॉ करना ये सब। तो T इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस Q नॉट E, तो टेंशन बढ़ गई भाई, ठीक है, टेंशन कितनी हो गई, m नॉट g प्लस QE। अच्छा अगर नेगेटिव चार्ज होता तो QE ऊपर की तरफ होता, फिर T प्लस Q इक्वल टू mg होता, है ना। अब देखो एक और बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट है कि मान लो अगर ये चौक है, अगर मैं इसे फ्री छोड़ दूँ तो नीचे गिरेगी, अगर इसे रोक के रखना है भैया तो होल्ड कर या किसी रस्सी से बांधो या कोई फोर्स लगाओ। तो हमने क्या किया कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज है प्लस Q, ठीक है, हमें बताइए नीचे गिरेगा अपने वेट की वजह से, ठीक है। तो जैसे हम इसे बांध लेते हैं, कोई ड्रॉप है ये, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको बुक्स में, ये ड्रॉप है। अब इस पे फोर्स जो लगेगा QE होगा। ओ ओ ओ अभी ऐसे कैसे, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नीचे की तरफ लगा दिया हमने,
ठीक है, नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो नीचे चला जाएगा भाई, ये तो नहीं रुक सकता। हमने क्या काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाया। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज के अंदर, फील्ड के अंदर रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स क्या होगा उस पर, ऊपर की तरफ, QE। मानते बच्चों? अब सोचो अगर इक्विलिब्रियम है, अगर ये ड्रॉप रुकी हुई है, हवा में रुकी हुई है, तो QE किसके बराबर होगा, mg के। ठीक है, मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें बताओ ये ड्रॉप है, इसका रेडियस r है, ठीक है, तो और डेंसिटी रो है ऑयल की जिसकी ये ड्रॉप है, तो मास को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, मैं कहूँ इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन, सॉरी अगर n इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, तो Q क्या पढ़ाया था मैंने, Ne इंटू ई। ठीक है, तो पूछ लेगा कितने लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज है ना। अगर नेगेटिव चार्ज होता ही है तो उतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते, फिर इसको होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाना पड़ता, क्योंकि अगर नेगेटिव ड्रॉप होती तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होता, तब ये रुकता। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए कि अगर ड्रॉप को रोक रखा है हवा में ही किसी ड्रॉपलेट को, तो इसका मतलब QE किसके बराबर होगा, mg के। बड़ा बेसिक सी बात है ये, और ये इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसलिए आपको बताया। अब देखो मान लो ये पेंडुलम है, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, पेंडुलम है तो पॉजिटिव चार्ज इस पर, अभी तो ऐसे ही रखा जाएगा, ये सॉरी ये मास है में। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो बच्चों ऐसे, अब क्या होगा, तो पेंडुलम अब इस पोजीशन की बजाय ऐसे जाएगा ना बच्चों, इधर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलते ऐसे पहुंच जाएगा। अब ये पोजीशन तो नहीं रहेगी ना इसकी, ये तो इनिशियल पोजीशन थी इसकी। ठीक है, तो रस्सी की लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, हमसे पूछा जा रहा है थीटा बताओ इक्विलिब्रियम में। भाई इस पे चार्ज कितना था Q और मास कितना था M। क्लियर है? तो देखो आप सोचो कि इस पे फोर्स ऐसे लगेगा QE, mg नीचे की तरफ और टेंशन इधर की तरफ, ये एंगल क्या है, थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, और अगर बैलेंस हो रहे हैं फोर्स, तो देखो मैं इसका BD बना लेता हूँ, ये T, ये एंगल थीटा, और ये QE और ये mg। तो T का ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा, T cos थीटा, इधर कितना होगा, T sin थीटा। मानते बच्चों? तो इक्विलिब्रियम के लिए T sin थीटा QE, ठीक है, और T cos थीटा mg। भाई अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के बराबर, तो यहां से एंगल कितना आ जाएगा, आपसे एंगल पूछा था ना, तो डिवाइड कर दो, तो T से T कट जाएगा, QE बाय mg। ठीक है, अब देखो बच्चों ये एंगल आ गया। अगर कोई आपसे ये पूछ ले भाई टेंशन कितनी है रस्सी में, तो टेंशन पता करनी हो तो, और एंगल ना पता हो, तो एक तरीका है इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। ठीक है, तो t आ जाएगा अंडर रूट QE का होल स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। समझ आया बच्चों? नोट कर सकते हो इसको। ठीक, तो इस तरीके से टेंशन वगैरह फाइंड कर लिया आपने। अब देखो, अब हम थोड़ा सा इसको दौड़ाते हैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो देखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल inside electric field, inside electric field। ठीक है, देखो बेटा, हमें बताया गया कि मान लो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक चार्ज है ये Q, तो इस पर फोर्स लगेगा QE इधर। ठीक है, तो ये फोर्स हुआ, तो आप सोचो F इक्वल टू QE,
ठीक है। और न्यूटन ने अंकल ने बताया था कि F को लिखा जाता है ma। भाई सोचो, बताया था नहीं, अगर ये एक्सेलेरेट हो रहा है तो यहां से एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, QE/m। क्लियर है? यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हो तो वो इतने एक्सेलेरेशन से दौड़ सकता है। क्लियर है? अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ये एक्सेलेरेशन पता लग गया, यानी कि फोर्स भी पता है, एक्सेलेरेशन भी। अब जैसे देखो यहाँ क्या हुआ कि एक रीजन है, इस रीजन में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ग्रेविटी जीरो है। ठीक, ग्रेविटी जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। यहां क्या किया बच्चों, एक चार्ज है प्लस Q, यहां रख दिया, ये सेपरेशन है D। हमसे पूछा जा रहा है, ये लोअर प्लेट है, मान लो इस पे ऐसे पूछे, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ दिखा रखा है। पूछा कि अगर यहाँ से एक चार्ज Q नोट मास m है, उसे रिलीज कर दिया जाए तो यहाँ कितनी देर में पहुँचेगा और उसका स्पीड कितनी होगी जिससे वो हिट करेगा इस प्लेट को, ठीक है। चार्ज रेस्ट में रखा है, यहाँ रेस्ट से रिलीज किया है, तो कितनी स्पीड से टकराएगा वहाँ जाके और टाइम कितना लेगा। तो सबसे पहले देखो, ग्रेविटी तो है नहीं यहाँ, तो इस पर एक ही फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, दैट इज Q0T/m, ठीक है। उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा, ये फोर्स है QE और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, ये। अब देखो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यू कांस्टेंट दिखा रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो न्यूटन की इक्वेशन लग सकती है। तो यहाँ क्या लगेगा फिर, आपको स्पीड पता करनी है, डिस्टेंस दे रखी है, इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। तो हम सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, x = ut + ½ at²। तो x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, d, u की जगह क्या लिखेंगे, 0, ½ a की जगह QE/m × t², ठीक है। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 2md/QE, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अगर स्पीड पूछे तो स्पीड कैसे बताओगे, थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, v² = u² + 2ax, u कितना है, 0, और देखो 2ax, a की जगह क्या आएगा, QE/m, और x की जगह d। तो ये स्पीड आ गई जिससे वो हिट करेगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन किया हमने। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर जैसे पेंडुलम की बात करते हैं, ये पेंडुलम है बच्चों, ठीक है। अगर कोई झंझट ना हो, मतलब कोई और फील्ड ना हो, केवल ग्रेविटी हो, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2π√L/g। मानते हो सब? पर अगर कोई झंझट ना हो तो ये ऑसिलेट करता है, तो इसका टाइम पीरियड 2π√L/g। लेकिन आज क्या किया, ये पेंडुलम लिया, चार्ज वही, आज इसे चार्ज दे दिया, इसके पास चार्ज नहीं था, अब इसे चार्ज दे दिया, मास वही है, और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया बच्चों नीचे की तरफ, ठीक है। अब सोचो अब क्या होगा। तो देखो, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि यहाँ G इफेक्टिव होता है। ये मान लो G नीचे की तरफ है और कोई नया एक्सेलेरेशन आ गया A, और ये एंगल थीटा है, तो G इफेक्टिव हो जाता है बच्चों √G² + a² 2ag cos थीटा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है पेंडुलम का। अब तुम देखो, तुमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है इसको, तो ये पेंडुलम, अब इस पे जो नीचे की तरफ कहीं भी ले जाओ इसको, G तो नीचे ही होगा, साथ में ग्रेविटी, इसका चार्ज का एक्सेलेरेशन होगा नहीं, QE/m हर जगह नीचे की तरफ होगा। तो तुम देखो G और QE/m के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो यानी कि अगर cos 0 हो जाए, यहाँ थीटा 0 हो जाए, है ना, A और G सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो cos 0 कितना होता है, 1।
और ये g प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, रूट से काट दो इसको, तो कितना हो जाएगा ये g प्लस ए। अगर थीटा 0 है तो भाई इतना तो सीख सकते हो यार, 12वीं क्लास में हो। थीटा 0 कर दिया तो cos 0 1 2a g प्लस ए आ गया, g फैक्टिव। तो बस अब नया टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, देखो नया टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह क्यू ई बाय एम। क्लियर है? तो जी फैक्टिव देखना होता है, ये पढ़ा होगा आपको 11th क्लास में, तो जी फैक्टिव की जगह जी प्लस ए लिख दिया। तो टाइम पीरियड बताओ बढ़ा घटा या सेम रहा, तो यहाँ जी फैक्टिव बढ़ गया, तो ये वैल्यू बढ़ने से टाइम पीरियड घट गया, है ना। इसका लो जल्दी 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 ऑसिलेशन होंगे, पहले स्लो रहे होंगे, अब फास्ट एक्सेलेशन, स्लो एक्सेलेशन होंगे, सॉरी ऑसिलेशन होंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इस बार क्या किया बच्चों, पेंडुलम ऐसे ही है, ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसे कहीं ऐसे रख के देखो, ये कितना होगा क्यू ई बाय एम एक्सेलेरेशन, और ये क्या होगा बच्चों, जी नीचे की तरफ, ठीक है भाई। एक्सेलेरेशन क्यू ई बाय एम ऐसे होगा और जी नीचे की तरफ होगा, तो सोचो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ। अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो इनके बीच में थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जी इफेक्टिव क्या सिखाया था, क्या था फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 2ag cos 90। तो cos 90 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नया टाइम पीरियड क्या होगा इसमें, एल अपॉन जी की जगह रखेंगे ए क्या है क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर प्लस जी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से देखेंगे, हमेशा देखो चाहे कहीं पर रख के देख लो, चाहे यहाँ देख लो, यहाँ पे भी जी और इस एक्सेलेरेशन के बीच में एंगल 90 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग लगता है ना फोर्स। तो बस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर यहीं पे सिंपल पेंडुलम होता, सॉरी स्प्रिंग पेंडुलम होता, सिंपल तो यही था, ऐसे होता, ठीक है, ऐसे रख दिया, और ये के है, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स, और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया होता है ऐसे। टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग पेंडुलम का, 2.√m/k, ठीक है। तो यहां हमें बताया जाता है स्प्रिंग पेंडुलम में कि जो 2.√m/k है, m मास है और k होता है रेस्टोरिंग फोर्स का कोफिशिएंट। रेस्टोरिंग फोर्स होता है जो इलोंगेशन पे डिपेंड करे, हर पोजीशन पे उसकी वैल्यू बढ़े घटे और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहे। ये जो फोर्स है, जैसे स्प्रिंग का टाइम पीरियड ना तो टाइम ग्रेविटी पे भी डिपेंड नहीं करता, तो अगर ये चार्ज है बाहर की तरफ खींचेगा तो क्यों, ये कांस्टेंट फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स से टाइम पीरियड नहीं बदलता, तो इसका टाइम पीरियड यही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इस SHM का टाइम पीरियड नहीं बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हाँ, आपसे मैं ये पूछ लूँ कि भाई इस टाइम अगर ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया तो मैक्सिमम कितना इलोंगेट हो सकता है, ये समझ रहे हो। इक्विलिब्रियम पे इलोंगेशन कितना होगा, फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे फोर्स कितना होगा बाहर की तरफ QE, और अंदर की तरफ कितना होगा KX, है ना। तो KX किसके बराबर हुआ, QE, X यहाँ से आ जाएगा QE/K। तो इट इज इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे मैक्सिमम ऐसे रुक सकता है, मीन पोजीशन जहाँ होगी इसकी, ठीक है। मीन पोजीशन पे इसका इक्विलिब्रियम अगर है, ऑब्वियसली मीन पोजीशन पे तो इक्विलिब्रियम ही होता है, तो वहाँ इलोंगेशन इतना होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये करते हैं, ये एक ब्लॉक है बच्चों, ठीक है, इसका +Q चार्ज है, मास है में इसका, सेपरेशन D है, दीवार से दूर है ये, ठीक है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दैट इज कांस्टेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ अगर हम इसे रेस्ट से रिलीज कर दें, ठीक है, तो कितनी देर में वहां पहुंचेगा, दीवार से टक्कर कितनी देर में मारेगा, ठीक है, मतलब दीवार को कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा,
ठीक है, और कितनी देर में पहुंचेगा। तो देखो बड़ी इजी सी बात है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा तो एक्सेलेरेशन क्या होगा बच्चों, QE/m, है ना। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दे रखा है। इसको ओरिजिन मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब देखो, अगर ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, आपको डिस्टेंस पता है, इनिशियल स्पीड कितनी है 0, तो न्यूटन की इक्वेशन लगा सकते हो नहीं, v² = u² + 2ax, u0, v = √2ax। देखो इन क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी मैकेनिक्स जिंदा होनी चाहिए आपकी 11th क्लास के। अब देखो √2 a की जगह QE/m × x, ठीक है, और x कितना है हमारे पास, d, ठीक है, d डिस्टेंस है, तो स्पीड कितनी आ गई, √2ad। अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा टाइम बताओ, यहां तक कितनी देर में पहुंचेगा। वही बात, x = ut + ½ at², u 0 है, तो t कितना आ जाएगा, 2x/a का रूट, है ना, और t = 2x की जगह d, है ना, और a की जगह QE/m, तो ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल पहला क्वेश्चन था सेम, तो ये टाइम आ गया। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि ये जो दीवार है ये इलास्टिक कोलिजन कर रही है दीवार के साथ, तो बताओ इसका मोशन, पहले तो बताओ SHM है या नहीं है, या केवल पीरियोडिक है। तो एक बात देखो, जब ये इलास्टिक कोलिजन टक से टकराएगा फिर एकदम वापस, तो ऐसे जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाएगा, तो रुकते 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 यहाँ रुक जाएगा, फिर भागेगा, ये ऐसे चल रहा होगा। तो लग रहा है SHM, हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन एक्सेलेरेशन ये SHM नहीं हो सकता, क्योंकि जो फोर्स है ना, फोर्स है जो, वो कांस्टेंट है। और SHM के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये अगर समझ में आ गई बात की, तो फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब ये SHM तो नहीं है लेकिन पीरियोडिक मोशन है। और अगर मैं आपसे कहूँ इसका टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड होता है अपनी मीन पोजीशन पे वापस आना सेम फेज में। तो ये यहाँ से आया, यहाँ आया, ठीक है, फिर वहाँ जाएगा, तो ये पूरा एक ऑसिलेशन हुआ, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस टाइम, ये इसका टाइम पीरियड होगा इस ऑसिलेशन का, ठीक है। पीरियोडिक मोशन है ये, SHM नहीं है, और उसका टाइम पीरियड ये है। क्लियर है। अब देखो देखो बच्चों, अब एक स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं हम। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे और उसके पाथ को देखेंगे कि कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा है, लोकस, पाथ, लोकस, ट्रेजेक्ट्री। तो जैसे यहाँ देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चों हमने ऐसे y डायरेक्शन में। सर y में क्यों लगाया, x में क्यों नहीं लगाया, तो कुछ भी हो सकता है, अभी हम बेसिक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड केस है ये डेरिवेशंस भी हैं बुक्स में इस टाइप के। तो ये स्पीड u से एक चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के लॉन्ग फेंक दिया, इसका मास m है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये सीधा चला जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। अब सोचो, अगर मैं कहूँ x डायरेक्शन में हमने फेंक के छोड़ दिया, तो अब तो कोई फोर्स नहीं रहा हमारा, और इसका भी कोई फोर्स नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तो ऊपर की तरफ है। तो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, 0, और y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना, QE/m होगा ना बच्चों। ये अब इस एक्सीलरेशन की वजह से ऊपर 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 की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मान लो ये कहीं यहाँ पे पहुँच गया, इस पॉइंट पे, तो हमें पता करना है इसकी पोजीशन क्या है, x y, ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है। तो पहले पोजीशन पता कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो उससे ही पता लग जाएंगी। तो देखो, सोचो ये डिस्टेंस x होगी और ये होगी y, है ना। तो x डायरेक्शन, अच्छा एक्सीलरेशन देखो, या तो 0 है या कांस्टेंट है, इसका मतलब न्यूटन की इक्वेशन फुल टू चलेगी, है ना। तो देखो x = uxt + ½ axt², ax कितना है, 0, और x डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, तो ux u ही तो है जिससे हमने थ्रो किया है ना, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हमने। तो ux कितना हो गया, u। अच्छा यहाँ ना ग्रेविटी नहीं माननी, अगर वर्टिकल में सोच रहे हो तो ग्रेविटी 0 कर दो,
और अगर ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल में सोच रहे हो तो ग्रेविटी का वैसे भी असर नहीं आएगा, ठीक है। तो भला यही है कि आप जी को 0 मान लो, ठीक है। अब देखो y डायरेक्शन में देखो u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो u y, किसी पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, 0। तो किसी वेक्टर को 90 डिग्री पर रिजॉल्व नहीं कर सकते ना, तो u y 0। तो y इक्वल टू आ गया हाफ a y की जगह q e बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो y x और y दोनों आ गए, पोजीशन आ गई। अगर आपको लोकस पता करना है तो लोकस होता है ट्रेजेक्ट्री। तो फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू x बाई यू यहाँ रख दो, और सॉरी t की वैल्यू x बाई यू आ गई ना, यहाँ रख दो। तो y इक्वल टू क्यू ई बाई 2m x बाई यू का होल स्क्वायर, y इक्वल टू क्यू ई बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m u स्क्वायर, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई बच्चों, समझाया। अब ये लोकस आ गया, लोकस। अब तुम्हें दिख के ही लग रहा है कि यार x की हाईएस्ट पावर 2 है, y की हाईएस्ट पावर 1, ये तो पैराबोला है। हाँ, ये पैराबोला है बच्चों, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल की तरह, ठीक है। और एक बात और देखने की है, एक होता है स्पेसिफिक चार्ज, एक तो चार्ज होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास। तो y जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाई एम है, ई पे भी डिपेंड कर रहा है, यू पे भी। लेकिन अगर 2-3 चार्ज पार्टिकल है जिन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिए और चार्ज पार्टिकल डिफरेंट है लेकिन स्पीड सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा, q बाई एम पे। बाकी सब तो कांस्टेंट है, सेम है। तो याद रखना है कि डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा चार्ज मास रेशियो होता है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो उसके आसपास के जो भाई बहन है जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा, उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज है E बाई एम। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा ड्रिफ्ट होता है, सबसे ज़्यादा वाइड डिफ्लेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब देखो ये लोकस आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि यार यहाँ पे स्पीड भी पता कर दो, तो स्पीड 2 होंगी इसकी, एक तो Vx और एक Vy होंगी ना। तो Vx और Vy कितनी कितनी होंगी, तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल इसी रूल से। तो Vx इक्वल टू Ux प्लस AXT, तो AX तो 0, तो Vx Ux कितना है, U ही है ना। और Vy कितना है, Uy प्लस AYT। Vy कितना होगा बच्चों, Uy 0 है, क्यों, क्योंकि इसे हॉरिजॉन्टली फेंका था हमने। और Ay हमारे पास ये है, तो QE बाई एम इंटू टी, ठीक है। तो अगर स्पीड पता करनी है तो अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, 11th क्लास में सीख चुके हैं हम ये मेथड। Vx Vy की वैल्यू रख दो। अगर आपको एंगल पता करना है कितने एंगल पे ये, कितने एंगल पे इसकी वेलोसिटी, तो आप सोचो भाई ऐसे बनाओगे ना ये V, तो ये Vx है और ये Vy है, तो tan थीटा Vy बाय Vx, और Vy कितना होगा QE बाय एम इंटू टी, और Vx कितना होगा U, तो QE बाय एम इंटू यू इंटू टी, tan थीटा। क्लियर है बच्चों, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, दोबारा रिवाइंड करके देखिए वीडियो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो कैसे मूव करते हैं। एक बार फिर समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की कर्व, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसके स्ट्रेस, जो इंटेंसिटी है लाइन की, डेंसिटी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है और पर यूनिट एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये बात हमने समझी। और दूसरी बात हमने समझी कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के अलॉन्ग और नेगेटिव पे उसके अपोजिट, ठीक है बच्चों। तो अब आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, क्लियर है।